हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 14 सितंबर के करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखते हैं और उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में है रिवीजन की क्लास। ओके, और बाकी जो भी कंटेंट है वो आपको इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में टेलीग्राम के लिंक पर उपलब्ध है पीडीएफ के फॉर्म में। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर जाकर आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि 14 सितंबर के दिन हम अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। खुशी एक महक की तरह होती है, जब तक हम स्वयं नहीं महकेंगे दूसरों को कैसे महका सकते हैं। इसलिए खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। यानी कि अगर आप दूसरों को खुश रखना चाहते हैं, ये अंदर से आपकी इच्छा है, तो सबसे पहले अपने आप को आपको खुश रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप खुद ही खुश रहेंगे, महकते रहेंगे, चहकते रहेंगे, तो दूसरों के जीवन में भी खुशियां ला सकते हैं, आनंद ला सकते हैं, प्रेम ला सकते हैं। तो इसी विचारधारा के साथ में चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14 सितंबर के दिन भारत अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाता है, तो आज हम अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस मना रहे हैं। इसके पहले हमें ये बात पता होना चाहिए कि 1949 में जब संविधान सभा के द्वारा हिंदी भाषा को आधिकारिक तौर पर राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था, वो दिन था 14 सितंबर का। ठीक है ना? तो इसी के उपलक्ष्य में ही हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और पहली जो राजभाषा थी वो हिंदी भाषा थी और दूसरी भाषा थी अंग्रेजी। ओके, ये बात पता होना चाहिए। इसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि 2023 में जो हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मना रहे हैं, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो महाराष्ट्र के पुणे में किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रख लेना। अगर मैं हिंदी दिवस के इतिहास के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ हमारे ऐसे हिंदी भाषा के लेखक, साहित्यकार, जिसमें मैथिली शरण गुप्त जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, काका कालेलकर जी हैं, इन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए। और सबसे पहले हम हिंदी दिवस के रूप में, यानी जो पहला हिंदी दिवस मनाया, वो कब मनाया था? तो 1953 में मनाया था। इस बात को याद रख लेना। और इसके बाद हमारे संविधान का अनुच्छेद 343 और 351 हिंदी भाषा से रिलेटेड है। यानी आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान के अनुच्छेद 343 में यह उल्लिखित है हिंदी भाषा का नाम और अंग्रेजी भाषा का नाम। ओके, पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं, तो जो हिंदी भाषा है वो 5वीं नंबर की ऐसी भाषा है जिसको बोला जाता है। इसके बाद हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है, उसके द्वारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना करी गई थी 1960 में। इसके पीछे का मोटिव ये था कि जो लोग हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो उनको पत्राचार के माध्यम से कोर्स कराकर हिंदी लैंग्वेज है उसको सिखाया जाए। ओके, और देखो, हिंदी भाषा के विकास के लिए 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। ओके, इस बात को आप याद रख लेना। और कुछ ऐप भी हैं जिसके माध्यम से आप हिंदी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ई सरल हिंदी वाक्य कोश और ई महाशब्द कोश मोबाइल ऐप। क्लियर? देखो, जैसा कि हम सबको पता है कि भारत पर समय समय पर कई सारे विदेशी आक्रमण हुए हैं। तो जब तुर्कियों का आक्रमण हुआ भारत पर, तो उन्होंने, चूंकि सिंधु नदी भारत के पश्चिमी उत्तरी वाले हिस्से में बहती थी, तो उसके नाम पर या उस एरिया में रहने वाले जो लोग थे, जिस भाषा का प्रयोग करते थे, उसका नाम इनके द्वारा हिंदी रख दिया गया। और ये बात है 11वीं शताब्दी की। कब की बात है? 11वीं शताब्दी की बात है। और जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है वो सिर्फ भारत में ही नहीं बोली जाती है, विदेशों में भी बोली जाती है। जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है, कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ जहाँ पर हिंदी, या जो भारतवासी हैं वो प्रवासी बनकर गए हैं, वहाँ पर हिंदी भाषा आपको देखने को, सुनने को मिल जाएगी। इसीलिए पूरी दुनिया में 5वीं नंबर की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में हम इसे जानते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं विश्व हिंदी दिवस के बारे में, जिसको हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को सबसे पहले हिंदी भाषा के लिए एक सम्मेलन हुआ था, एक वैश्विक स्तर पर, और जिसमें 30 देश शामिल हुए थे। तो इस वजह से ही ये जो दिन है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। और हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा 2006 में ये डिसाइड किया गया कि दुनिया भर में
हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाना चाहिए और इसके लिए इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखा था, जिसको स्वीकार कर लिया गया और विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को सेलेक्ट किया गया मनाने के लिए। ओके, क्लियर। आइए, किस भारतीय खिलाड़ी ने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब जीता है? क्वेश्चन है, आंसर है इसका किरण जॉर्ज। ओके, नाम याद रख लेना। किरण जॉर्ज के बारे में बात करूं तो 2023 में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय हैं ये। और अगर बैडमिंटन की रैंकिंग देखी जाए खिलाड़ियों की तो उसमें 50वें नंबर पर आते हैं ये। तो इन्होंने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब जीत लिया है, इस बात को याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेस्कॉम के बारे में। कुछ दिन पहले नेस्कॉम के अध्यक्ष के बारे में बात करा हमने, अभी हम बात कर रहे हैं नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के बारे में। तो ये किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है सिंधु गंगाधरन। ठीक है, नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ओके, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, पूछा जाता है एग्जाम में। और साथ में नेस्कॉम के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1 मार्च को 1988 में करी गई थी। इसके संस्थापक में नंदन नीलेकणी और देवांग मेहता है और इसका मुख्यालय आपको नोएडा में देखने को मिल जाएगा। और प्रेजेंट टाइम में 3000 सॉफ्टवेयर की जो कंपनियां हैं वो इससे अटैच्ड है, यानी उन्होंने इससे अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। ये एक ऐसी कंपनी है जो इन कंपनियों के लिए पॉलिसीज बनाने का काम करती है और जो इनकी सर्विसेज हैं उसको और ज्यादा इंप्रूव करने का काम करती है। क्लियर। देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इनके द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल पहुंच के लिए किस अभियान का उद्घाटन किया गया है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल का मतलब ये है कि भारत के हर गांव, कस्बे, पहाड़ी इलाकों तक जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो पहुंचे और इसके लिए एक अभियान की शुरुआत करी गई है, उसका नाम है आयुष्मान भव अभियान। ठीक है, और हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा ये बात कही गई थी, इस उद्घाटन समारोह में वो भी शामिल थे। ठीक है, अच्छा देखो, अब इस पहल के बारे में बात करते हुए हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जो स्वास्थ्य से संबंधित सरकारी विभाग हैं वो गांव तक, शहरों तक, कस्बों तक, पहाड़ी इलाकों तक पहुंच सके, इसके लिए ये जो अभियान है वो चलाया गया है। ओके, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे होता है, तो उनके जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक, यानी कि जो गांधी जयंती है उस समय पीरियड तक इस अभियान को चलाया जाएगा। और इसके कुछ आप देखेंगे तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारक हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आयुष्मान आपके द्वार 3.0, यानी लोगों के घरों तक जाना है और उनको स्वास्थ्य सुविधा देनी है। आयुष्मान मेले आयोजित करे जाएंगे जिसमें स्वास्थ्य और कल्याण जो केंद्र है वहां पर स्वास्थ्य से संबंधित मेले लगेंगे। आयुष्मान सभाएं होंगी, यानी कि जो गांव है वहाँ उसकी पंचायत में स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित जो बातें हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, रोमानिया की हैं, इनका नाम है सिमोना हालेप। तो सिमोना हालेप जो रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी हैं, इन पर 4 साल का बैन लग गया है। ठीक है, और अक्टूबर 2026 तक अब ये ऑफिशियली टेनिस नहीं खेल पाएंगी क्योंकि इनको डोपिंग के केस में पकड़ा गया है और इस बात की पुष्टि भी हो गई है। और ये पुष्टि किसके द्वारा करी गई है? तो ITIA यानी अंतरराष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी के द्वारा इस मामले की जांच करी गई और पाया गया कि जो डोपिंग है उसमें ये पूरी तरीके से पॉजिटिव है। क्या नाम है इनका? सिमोना हालेप। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग निकाली गई है 2023 के लिए। तो इसमें जो स्विट्जरलैंड है वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों में नंबर 1 पर है, इस बात को याद रख लेना। और वर्ल्ड नंबर 1 देश भी है स्विट्जरलैंड। ओके, ठीक है। अच्छा, अब नंबर 2, 3, 4 पे कौन है? तो नंबर 2 पे कनाडा है, 3 पे स्वीडन है, 4 पे ऑस्ट्रेलिया है और 5 पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत का नंबर क्या है? तो भारत का नंबर है 30। पिछले साल भारत 31 नंबर पे था, इस बार भारत 30 नंबर पे है। ठीक है, अच्छा ये रिपोर्ट दी किसने है? तो देखो, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय है, उसका वॉटसन स्कूल है वहां से, और जो वैश्विक विपणन संचार कंपनी है WPP, इन दोनों के माध्यम से ये जो प्रॉपर लिस्ट है उसको विकसित किया गया है, यानी इस लिस्ट को बनाया गया है। याद रखेंगे ना ये बात।
देखिए यहाँ पर बात करें उस्ताद अली जाकिर हैदर के बारे में, पूछा जा रहा है कि ये किस कला से संबंधित थे। तो ये रुद्र वीणा वादन से संबंधित थे। अभी इनका नई दिल्ली में 50 साल की उम्र में निधन हो गया है अचानक से मृत्यु के बाद अब रुद्र वीणा वादन के क्षेत्र में जो कलाकार है उनकी संख्या में एक भारी कमी आई है, क्योंकि जो रुद्र वीणा वादन है इसको ऑलरेडी बजाने वालों की संख्या बहुत कम है भारत में। ओके, तो अगर इनके बारे में बात करूं तो ये जयपुर बिनकर घराने की जो खंडर वाणी शैली है उससे संबंधित थे और उसके अंतिम प्रतिपादक थे। आप देख सकते हैं कि अब इस कला के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा किसी व्यक्ति को, क्योंकि मिलना मुश्किल हो जाएगा। देखो, रुद्र वीणा के बारे में बात करते हुए हम सबको ये बात पता होना चाहिए कि जब मुगल दरबार लगता था या मुगल शासनकाल था तो वहां के जो संगीतकार थे वो रुद्र वीणा का प्रयोग करते थे। सबसे पहले ऑफिशियली इसके बारे में पता चला था जैन उल अबिदीन के शासनकाल में, जो दरबारी दस्तावेज मिले हैं वहां पर इसका वर्णन है रुद्र वीणा का। ओके, रुद्र वीणा के बारे में, रुद्र का मतलब होता है शिव। अगर हिंदू धर्म के बारे में बात करें तो रुद्र का मतलब होता है शिव, तो उससे संबंधित है। और ये कहा जाता है कि माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के द्वारा रुद्र वीणा की रचना करी गई थी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा की गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना स्टार्ट करी है। तो कितनी परियोजनाएं स्टार्ट करी हैं? तो 9 परियोजनाएं स्टार्ट करी गई हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी हैं, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसमें यह कहा जा रहा है कि इन परियोजनाओं के माध्यम से उड़ीसा में लगभग 28,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। और इसमें जो उड़ीसा में हम सबको अच्छे से पता है कि स्टील प्लांट है, तो स्टील प्लांट में जो जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड है, पेलेट प्लांट है, श्री सीमेंट लिमिटेड है, इसमें कई सारे ऐसे यूनिट खोलने के बारे में बात करी गई है। ओके, अच्छा, उड़ीसा की नेक्स्ट न्यूज है। उड़ीसा के जो कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, उनके द्वारा मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों की शुरुआत करी गई है। तो यहाँ पर उनकी संख्या पूछी जा रही है कि कितने मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन की शुरुआत करी गई है उड़ीसा में। तो इसका नंबर याद रख लेना, 181 है। अच्छा, ये जो मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन है, ये क्यों इसको लॉन्च किया जाता है? तो इसके पीछे का मोटिव ये होता है कि जो पशु लावारिस हैं या जिनको छोड़ दिया गया है, रोड पे टहल रहे हैं, जिनके स्वास्थ्य की कोई देखभाल करने वाला नहीं है, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो उनको पकड़कर एक जगह पर लेकर आया जाएगा पशु केंद्रों में, और वहां पर उनको रखा जाएगा, उनकी परवरिश करी जाएगी, उनकी देखभाल करी जाएगी। तो नाम याद रख लेना, 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों की शुरुआत करी गई है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा उड़ीसा राज्य में। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अमेजॉन इंडिया के बारे में। अमेजॉन इंडिया ने जो दिव्यांग जन है उनको सशक्त बनाने के लिए समझौता किया है। ये समझौता भारत के कुछ स्टेट के साथ किया गया है अमेजॉन इंडिया की तरफ से। वो स्टेट है हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु सरकार। ठीक है, इस MOU पर हस्ताक्षर करते हुए अमेजॉन इंडिया ने बोला कि इन राज्यों के जो दिव्यांग हैं यानी विकलांग लोग हैं, उनको ऑन ड्यूटी ट्रेन किया जाएगा, यानी उनको काम पर ही ट्रेन कर दिया जाएगा, काम दिया जाएगा और वहीं पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर नौकरी पर रख लिया जाएगा। इसके लिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, सॉर्टेशन सेंटर्स हैं, डिलीवरी स्टेशन हैं। इन सब पर दिव्यांगजनों के लिए काम की व्यवस्था करी गई है अमेजॉन इंडिया की तरफ से। ओके, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर बात करेंगे, हाल ही में एक दुर्लभ सफेद सांबर हिरण को कहाँ पर देखा गया है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दुर्लभ सफेद सांबर हिरण के बारे में बात करूं तो जो हिरण है उसकी एक प्रजाति है सफेद सांबर, है ना। तो उसको अभी देखा गया है कावेरी वन्य जीव अभयारण्य का जो डिस्ट्रिक्ट है चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट, वहां पर। इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एक पर्यावरणविद है जिनका नाम है संजय गुब्बी, और इनकी टीम क्या कर रही थी कि तेंदुओं के ऊपर एक रिसर्च कर रही थी, उसका अध्ययन कर रही थी, और इसके लिए इन्होंने कावेरी जो वन्य जीव अभयारण्य है वहां पर कैमरे लगा रखे हैं। तो जब ये तेंदुए को देख रहे थे तो उसी समय ये जो सफेद सांभर हिरण है वो दिख गया। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। कर्नाटका का जो मांड्या, चामराजनगर और रामनगर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये वन्यजीव अभयारण्य फैला हुआ है। इसकी स्थापना 14 जनवरी को 1987 में करी गई थी। ओके,
बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे तो 1974 में जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था तो उसके तहत बांदीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना करी गई थी। ये आपको कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में तीनों जो हमारे देश के स्टेट हैं उसमें फैला हुआ मिल जाएगा। स्पेशली जो कर्नाटका का मैसूर है और चामराजनगर है वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो आइए अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं। कल जो कुछ पढ़ा उसका फटाफट। 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर जो एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पर दिया जाता है। 7 क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये प्रदान किया गया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रख लेना, अब आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं संदीप बख्शी। ओके, जर्मनी ने किसे हराकर बास्केटबॉल में पहली बार विश्व कप जीता है? तो सर्बिया को जर्मनी ने हरा दिया है, इस बात को याद रख लेना, और बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यानी वो कौन सा शहर या कौन सा नगर है जो जहां की वायु आपको सबसे ज्यादा स्वच्छ देखने को मिलेगी? तो वो है इंदौर शहर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा किस देश से आए प्रवासियों को नागरिकता प्रदान किया गया है? तो ये बात करी गई है पाकिस्तान से जो प्रवासी आए थे, हिंदू धर्म से संबंधित थे, उनको नागरिकता प्रदान करी गई है। नागरिकता के बारे में संविधान का जो भाग 2 है उसमें लिखा गया है, इस बात को आप याद रख लेना। सामाजिक कल्याण योजना कलैगनार, मुगलिर, उरीमई, थोगई, थिट्टम, ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये एक सामाजिक कल्याण योजना है, इसको शुरू किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, और इसमें किसी भी परिवार की जो मुखिया महिला है उसके खाते में हर महीने 1000 रुपए उस ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके लिए 15 सितंबर को ये योजना लॉन्च करी जाएगी और डायरेक्ट एटीएम दिया जाएगा, और इसमें लगभग 1,06 करोड़ महिलाओं को शामिल किया गया है। रजिस्ट्रेशन में जितनी भी महिलाएं थी उसमें से 1,06 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको सेलेक्ट किया गया है इस योजना के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किसने किया है? तो देखो, 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है लुइसविले, वहां पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ये जरूर याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है विजयवाड़ा को। ओके, अतीत नीनन कौन थे जिनका निधन हो गया है अभी हाल ही में? तो अतीत नीनन एक राजनीतिक जो कार्टूनिस्ट होते हैं ना, हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में, मैगजीन में जो सत्ता और विपक्ष पक्ष है ना, कोई भी करंट न्यूज होता है तो उससे रिलेटेड आप देखेंगे कार्टून देखने को मिल जाता है। तो उसी तरीके के राजनीतिक कार्टूनिस्ट थे अजीत नीनन जी, जिनका निधन हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनिस ऑस्टिन कौन थे जिनका निधन अभी हाल ही में हुआ है? तो डेनिस ऑस्टिन के बारे में मैं आपको बता दूं कि पावर पॉइंट की रचना में इनका महत्वपूर्ण योगदान है और ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के सह निर्माता थे। ओके, इस सेशन में इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ, नए खबरों के साथ में। तब तक टेक केयर, खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। साथ ही जो कुछ भी हम पढ़ाते हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में उपलब्ध है टेलीग्राम के लिंक पर, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में, तो नोट्स बना सकते हैं। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। खूब खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। बाय बाय।